बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you and your family. Welcome to Calming Gems class number 5. As you know that this is a class which talks of personality grooming from an Islamic perspective. It is very important to make such a personality, such a stable personality, जो आपको दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा देगी। और ट्रस्ट मी के लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस, और ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनकी बेसिस पे आप ज़िंदगी के चैलेंजेस, ज़िंदगी के इम्तिहानात, टेस्ट और ट्रायल्स और तमाम मुश्किल हालात से मुस्करा कर डट कर मुकाबला भी करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि व्हाट आर दोज ट्रेट्स और हाउ टू क्रिएट सच अ पर्सनैलिटी। उसी पे इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और ये जो 4 क्लासेस अब तक मैंने की हैं, उसमें मैंने जितनी भी डिस्कशंस आपके सामने की हैं वो इसी एक मौजू पर जो है रिवॉल्व करती हैं कि व्हाट इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, हाउ टू मेक अ गुड पर्सनैलिटी। थर्ड क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि जितना क्रिएटर से रिलेशन स्ट्रांग होगा, जितना हम सिंसियर होंगे क्रिएटर के साथ, उतनी हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी। और उसके लिए मैंने नमाज पे पूरी बात की थी कि नमाज को बेहतर बनाएं। और फोर्थ क्लास जो कि लास्ट वीक की क्लास थी, उसमें मैंने 2 एट्रीब्यूट्स आपसे डिस्कस किए थे। एक मॉडेस्टी, दैट इज़ हया, और दूसरा एट्रीब्यूट मैंने आपसे डिस्कस किया था जेंटलनेस, कि इंसान की पर्सनालिटी में जेंटलनेस होनी चाहिए। ये दोनों एट्रीब्यूट्स इंसान की शख्सियत में, इंसान की पर्सनालिटी में खूबसूरती लेकर आते हैं। और मॉडेस्टी के बहुत से एस्पेक्ट्स मैंने बताए थे। मॉडेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि मॉडेस्ट क्लोथिंग करना या अपनी नज़रों को झुकाना, सिर्फ यही हया का एस्पेक्ट नहीं है। हया के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर्सनालिटी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कि मॉडर्न साइकोलॉजी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है। ओके, ये एक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, मैं आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटी हैं, हमारी पर्सनालिटी कुछ एजेंसीज पे डिपेंडेंट हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, obviously, because our personality is composed of our thoughts, our beliefs and certain traits that we have. कुछ inherit किए होते हैं हमने certain traits. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. So it is very important to understand the factors which affect our personality. जो external factors हैं, internal factors तो हैं ही। मिसाल के तौर पे बहुत सी आदत आप में ऐसी हैं जो आपके माँ बाप से आप में आई। मिसाल देता हूं आपको, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है, किसी को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इसकी एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि इसकी रीजन जो है वो बायोलॉजिकल है, इनहेरिटेंस में है। मिसाल के तौर पे जो जीन्स की स्टडी हुई, उसके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट एक फैमिली में सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर कॉमन है। यानी उस फैमिली में गुस्सा बहुत तेज है, या उस फैमिली में जो है वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, जरूरत से ज्यादा परेशान होने का प्रॉब्लम है, पैनिक होने का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। इसीलिए जो इनहेरिटेंस से मसले मसाइल आ रहे हैं, मसले मसाइल कहूँ या कह लें कि जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, वो नेचुरल हैं और उनको भी कर्व किया जा सकता है, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा नेचुरली बहुत काम है, बहुत कूल है, उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, तो उसका कोई कमाल नहीं है अगर उसे गुस्सा नहीं चढ़ा, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा है। कमाल तो उसका है जिसकी तबीयत में बहुत गुस्सा है,
जिसकी तबीयत में टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि उसको बात बात पे जो है वो बहुत शदीद गुस्सा अंदर से आता है, तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो उसका टेस्ट और ट्रायल है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में ये टेम्परामेंट इशू हो, इनहेरिटेंस में चला आ रहा हो, तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा तो बात यह है कि उसको दाद देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में कि सवाब भी ज़्यादा उसको है, क्योंकि वो अपनी जो अंदर की खामियां हैं जो नेचुरल हैं, ओके, कहीं से आई हैं, उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ज़्यादा सवाब होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वो फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं ही, मैं जो बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की करने लगा हूँ आपके साथ। हमारी पर्सनालिटीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मीडिया। नंबर वन, व्हाट वी रीड, व्हाट वी सी एंड व्हाट वी डू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल लें, तो सोशल मीडिया पे मैं नहीं समझता कि कोई इतनी प्रोडक्टिव डोज हमें दी जा रही है, इल्ला ये कि कोई बहुत अच्छे पेजेस को फॉलो कर रहा है। देखें, द काइंड ऑफ पेजेस यू फॉलो ऑन फेसबुक, दे टेल अ लॉट अबाउट योर प्रेफरेंसेस, योर पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली योर थॉट प्रोसेस। अब एक बंदे ने सारे पेजेस जो हैं वो मीम्स के ज्वाइन किए हैं, और उसने सारे पेजेस जो हैं वो फजूल किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पर लड़के लड़कियां आते हैं, चैटिंग करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। ओके, और उसने सारे के सारे पेजेस वो फजूल किस्म के ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रही है। और वो एंटरटेनमेंट भी कौन सी एंटरटेनमेंट, जो बेहयाई की तरफ ले जाती है, जो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाती है वो एंटरटेनमेंट, और जो आपको सिर्फ ह्यूमर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस बंदे की ये एजेंसी कितने खतरे में है, मीडिया वाली एजेंसी, कि वो बंदा सोशल मीडिया पे भी वही चीज फॉलो कर रहा है जिसमें हंसी मजाक शुगल बेहयाई के काम है, वो कंटेंट भी वो देख रहा है। मिसाल के तौर पे वो वही टीवी सीरीज फॉलो कर रहा है, वो वही मूवीज देख रहा है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज। तो उस बेचारे की जो एजेंसीज हैं वो बड़े खतरे में हैं, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत खतरे में है। ये चीज़ें उसके थॉट्स को, उसकी कॉग्निशंस को, उसकी ओवरऑल थिंकिंग को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी पर्सनैलिटी को इतना अफेक्ट करेंगी कि वो सोच नहीं सकता। और ये लॉजिकल सी बात है ऑब्वियसली कि एक बंदा खाना बुरा खा रहा है तो जाहिर है कि उसको कोई स्टमक की डिजीज हो सकती है। सो डेफिनेटली हमारा माइंड और हमारा हार्ट भी इफेक्ट होता है। जो लिटरेचर वो पढ़ रहा है वो उसे बहुत इफेक्ट करेगा, किस तरह का लिटरेचर वो पढ़ रहा है, किस तरह का कंटेंट वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक्सरसाइज है कि आप अपने सोशल मीडिया पे ये देखें कि आप किन को फॉलो कर रहे हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं ज्यादा, इंस्टाग्राम पे किन को करते हैं, फेसबुक पे किन को करते हैं, किस तरह के पेजेस आपने लाइक किए हुए हैं, किस तरह के ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, किन पर्सनालिटीज को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर तो बहुत ज्यादा आप सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इतना तो कंफर्म है कि उनसे आपको गाने के अलावा या कुछ सेलिब्रिटी लाइफ के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। वो कौन सा पर्सनालिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कौन सा मोरालिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम है एंटरटेनमेंट देना, और वो देंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रांड्स को फॉलो किया हुआ है तो ऑब्वियसली हर टाइम आपको सूट्स नजर आ रहे हैं, ब्रांड्स नजर आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वगैरह वगैरह। And this is going to instill that desire in you to buy a certain brand if you are following those people who are a show off। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में ज्यादा वो लोग हैं जो शो ऑफ बहुत हैं, तो वो आप में एक एहसास कमतरी पैदा कर सकते हैं उनका लाइफस्टाइल, हालांकि उनका लाइफस्टाइल फार फ्रॉम दैट है जो वो कि सोशल मीडिया इज अ मिराज, इट्स ऑल फेक। सो यू हैव टू सी कि इंस्टाग्राम पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या सुनते हैं। ये तो आपको खुद जज करना है, इतना तो कंट्रोल आप में होना चाहिए। एंड आई एडवाइज यू टू फॉलो ऑल कैटेगरीज। यू शुड फॉलो रिलीजियस पीपल, यू शुड फॉलो रिलीजियस पेजेस, जिससे आपको रिमाइंडर्स आए अच्छे अच्छे
लेक्चर्स आप सुने। यू शुड फॉलो सम फनी पेजेस, मुहज्जब फनी पेजेस, ओके। उस तरह के मीम्स के पेजेस नहीं जिसमें गाली गलोच है, जिसमें बहुत गलीज किस्म की बातें, गंदी किस्म की बातें। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो you have to follow pages which give knowledge of science, technology, okay, positive knowledge. You have to follow current affairs. You have to follow pages which give very good information, वगैरह वगैरह। all these things ये आपको खुद सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि एक एजेंसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी जो माहौल है वो आपके सामने है। वहाँ पर पढ़ाई कम और मॉडलिंग ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो है वो पढ़ाई कम और डेटिंग ज़्यादा होती है। ये तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर पढ़ने कम और दूसरे काम करने ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर भी कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो वो भी खतरे में है, वो एजेंसी भी खतरे में है। क्योंकि ज़्यादातर काम यही होता है कि हमने फ्रेंड सर्कल में बैठना होता है। वहाँ बैठकर दो ही टॉपिक्स होते हैं, सॉरी टू से। जो मेल्स हैं उनका टॉपिक एक गर्ल्स होता है, दूसरा या गैजेट्स होते हैं, ठीक है। शोखी मारनी होती है आपस में, एक दूसरे को शो करना होता है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। या फिर यही बातें होती हैं, ब्रेकअप हो गया, या ये बातें हो रही होती हैं कि फलानी मूवी या फलानी टीवी सीरीज वगैरह वगैरह। जाहिर है हमने सरवाइव करने के लिए, अब ये सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि इसमें सरवाइव करने के लिए जब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखेंगे तब तक आपकी उस सो कॉल्ड कूल सर्कल में एंट्री नहीं होगी, राइट। और जब तक आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे जो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अ शीप, तो तब तक आपकी उस जगह पे एंट्री नहीं होगी। तो यही डिस्कशन चल रही होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इन डिस्कशन से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ग्रो करेगी कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, आप किसी चैलेंज को फेस करें, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें, तो क्या आप में वो लाइफ स्किल्स होंगे कि आप उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें, या आप एस्केपिस्ट होंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसी पर्सनैलिटी एस्केपिज्म की तरफ जाएगी, और एस्केपिज्म ही है। आप खुद देख लें कि लोग को कोई असाइनमेंट आए या उनको कोई एग्जाम आ रहा हो, तो बजाय कि अब वो उसका उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब लोग जाते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, तो जाहिर है कि दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन यू। फिर जब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं तो चूंकि उनकी पर्सनैलिटीज बहुत ईजी गोइंग बन चुकी होती हैं, जो मैं आज डिस्कस करूंगा कि ईजी गोइंग पर्सनैलिटी क्या होती है। उनकी पर्सनैलिटीज इतनी शॉर्टकट्स की आदी हो चुकी होती हैं कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले ही नहीं होते, और उस स्ट्रेस को वो बियर ही नहीं कर पाते। उस स्ट्रेस को बियर ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, और वो क्या, एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं। मोर एंड मोर एंटरटेनमेंट। जैसे एक बंदा जिसे ड्रग्स की आदत हो जाए ना, वो ड्रग्स ड्रग्स बार बार क्यों लेता है? वो ड्रग्स बार बार इसलिए लेता है कि मुझे वो चीज़ याद ना है कि मैं कितने मेस में हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ वट अ मेस आई एम इन। सो दैट्स वाई दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रग्स, ताकि वो उस एक्सटेसी की हालत में रहे, उस जो है वो यूफोरिया की हालत में रहे, उस हाई स्टेट में रहे कि बस जी। तो यही हाल हमारा हो चुका है कि हम बजाय के मेहनत करने के, बजाय के काम को फुलफिल करने के, बजाय के असाइनमेंट्स को फुलफिल करने के, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पे टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं, हम और एंटरटेनमेंट अपने आप को दे जा रहे हैं। और फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं कि लीव एवरीथिंग, भाड़ में गई सारी चीज़ें, मैं तो मज़ा करूंगा, मैं तो चिल करूंगा। और फिर वो चिल करते करते हमें ये नहीं एहसास होता कि कितनी देर हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें सीखना रह जाती हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो करना रह जाती हैं। और एंड में जब मसले मसाइल हमारे ऊपर आते हैं, फिर हम काउंसलर्स की तरफ भागते हैं, फिर हम जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ भागते हैं कि अब उनके कोई लेक्चर सुने, उनसे हमें कोई मोटिवेशन मिले। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है और प्रॉब्लम का असल में सोल्यूशन क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपका। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर सुने, वो मैक्सिमम आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर देंगे। आप में एक चिंगारी, जैसे वो एक कोका कोला की बोतल को हम हिलाएं तो वो झाग बनती है अचानक से, और वो झाग फिर बैठ जाती है। सो सिमिलर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के आप बड़े पंप अप फील करेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। मसला वहीं का वहीं इसलिए क्योंकि पर्सनैलिटी में वो ट्रेड्स आ चुकी हैं
पर्सनालिटी में वो चीज़ें इस तरह से एम्बेड हो चुकी हैं कि अब हर मसले के आगे आपका वही एटीट्यूड होगा, और रिपीटेडली आप वही मिस्टेक्स करते जाएंगे, वही मिस्टेक्स करते जाएंगे। आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज आप अपने आप को डोज ही ठीक नहीं दे रहे। आपके हाथ में इतना तो है ना कि आपने अपने आप को डोज क्या देनी है, या आप इतने बेबस हो चुके हैं कि जिस तरह एक एडिक्ट इतना बेबस हो चुका होता है कि उसके हाथ से चीजें निकल जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे कोई पहुंचा होगा, इल्ला ये कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया हो। लेकिन आपके हाथ में इतना तो है ना कि आप ये चॉइसेस तो कर सकते हैं ना कि मैं किन पेजेस को फॉलो करूं, मैं किन लोगों को फॉलो करूं, मेरे इर्द गिर्द क्या चीज़ें होनी चाहिए, और मैं कौन सी टीवी सीरीज देखूं, मैं कौन सा मटेरियल अपने माइंड को दूं, मैं कौन सा लिटरेचर पढूं, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। हमारी यूथ को तो इतनी तौफीक नहीं है, इतना टाइम नहीं है। उनके लिए जो है वो बस यही मीम्स होती हैं, वो जो लड्डन जाफरी है उसी की मीम्स वो देखते रहते हैं, उसी की वीडियोस वो शेयर करते रहते हैं, और ये उनकी एंटरटेनमेंट है। इसी तरह उनका दिन गुजरता है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती है, और कोई स्किल जो है उसका नॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आप उनका इंटरव्यू लेकर देख लें, उनसे सिर्फ लीडरशिप की डेफिनेशन पूछ लें, उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, उनसे पर्सनालिटी के बारे में पूछ लें, आपको पता लग जाएगा कि कितना नॉलेज है माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को। और ऑन दी अदर हैंड आप उनसे ये पूछ लें कि आजकल कौन सी मीम जो है वो इन है, और कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है, और लड्डन जाफरी कौन है, और फलाना कौन है, तो वो उसका फरफर आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। एनीवे, मजाक तो जाहिर है कि चलता रहता है, और ऐसी मीम्स जो हैं वो जाहिर है इंसान कुछ वक्त रिलैक्स होने के लिए देख लेता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब ये चीज़ें प्रेफरेंस बन जाएं आपकी, और आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ग्रो नहीं कर रही, सिवाय आपको डोपामीन देने के, सिवाय आपको मज़ा देने के, जो मज़ा हमें चाहिए। तो अगर तो मज़ा ही लेना है तो फिर ठीक है, फिर लाइफ में बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी, फिर लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड। सो एक ट्रेट होता है, स्पेशल ट्रेट होता है सक्सेसफुल लोगों की पर्सनैलिटी में। उस ट्रेट को हम कहते हैं डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। ओके, डीजीपी, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। आप जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स गुजरे हैं उनकी पर्सनालिटीज को स्टडी करें फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और जितने भी ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया या जो सक्सेसफुल हुए, उनमें ये खास पैटर्न होता है। व्हाट इज डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न? इट मींस कि अपनी ग्रेटिफिकेशंस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ऐसी ख्वाहिशात को जो इंस्टेंट है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये खाना है। मिसाल के तौर पे क्रेविंग हुई कुछ खाने की, और अगर उस क्रेविंग को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, जैसी टेम्पटेशन आई तो आपको रेजिस्टेंस ही नहीं हो रही और आप कह रहे हैं मैंने फौरन ये करनी है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच विल गो आफ्टर क्रेविंग्स। और मैं आपको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता चलूँ। 1970s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रैंडम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसने सेलेक्ट किए, बच्चे, छोटे बच्चे, और उनको एक कमरे में बंद किया और उनके सामने मार्शमैलोज रखी, यानी पंजाबी लैंग्वेज में तो मिठाई रखी, उनकी जो मिठाई है, मार्शमैलोज जो कैंडीज होती हैं। और उसने इंस्ट्रक्शन ये दी कि आधा घंटा किसी ने मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाना। अब वो इतनी मजे मजे की मार्शमैलोज थी, डिफरेंट टेस्ट की, कि उसने फिर ऑब्जर्व किया कि कौन जो है वो खाता है और कौन नहीं खाता है। जितने स्टूडेंट्स ने आधा घंटा से पहले मार्शमैलोज खा लिए और वो रेजिस्ट नहीं कर सके, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। तकरीबन जितने स्टूडेंट्स ने मार्शमैलोज खाई और जितनों ने रेजिस्ट किया, तो उसने हालांकि शुरू में ये भी बताया था कि जो आधा घंटा मार्शमैलोज नहीं खाएगा उनको मैं डबल दूंगा, उसने रिवॉर्ड भी बता दिया। लेकिन उसके बावजूद, उस रिवॉर्ड और उन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, देयर वर सम हु कुडंट रेजिस्ट एंड दे एट द मार्शमैलोज। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ। और उसने उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मार्शमैलो खा ली और जिन्होंने सब्र किया, सबका 20 साल का डाटा जो है उसने संभाल के रखा, उनको फॉलो अप किया। ओके, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये जब रिसर्च करते हैं ना तो ये फॉलो अप भी करते हैं एक खास ग्रुप को। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं इसे रिसर्च की जुबान में।
सो उसने फॉलो किया उनकी लाइव्स को, और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ही वाज एबल टू डिराइव कि वो बच्चे जो मार्शमैलो को रेजिस्ट नहीं कर सके थे, जिनको टेम्पटेशंस उनकी रेजिस्ट नहीं हो सकी थी उनसे, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई इल डिसिप्लिन्ड है, कोई जॉब से निकाला जा रहा है, समवन कोई जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा जॉब से, कोई टास्क नहीं कर पा रहा, जिंदगी के चैलेंजेस के आगे फेलियर है, वगैरह वगैरह। और वो बच्चे जिन्होंने टेम्पटेशंस को उस वक्त कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल का पैटर्न ऐसा था कि दे अडॉप्टेड डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, दे लर्नड टू डेफर देयर ग्रेटिफिकेशंस एंड दे अडॉप्टेड दिस पैटर्न। वो बच्चे, कोई जज लगा हुआ है, कोई ब्यूरोक्रेट लगा हुआ है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, कोई कहीं पे सेटल्ड है, ओके। What does this tell us? This tell us simply this fact कि टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना कितना ज़रूरी है। और स्पेशली आज के हाइपर सेक्सुअल दौर में, स्पेशली आज के दौर में जब हर तरफ टेम्पटेशंस हैं, कहीं पे ब्रांड्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे शॉपिंग मॉल्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे फूड की टेम्पटेशंस है। फूड पांडा ऐप, 1 मिनट में आप खाना मंगवा सकते हो, किसी भी जो है वो होटल से मंगवा सकते हो। ब्रांड्स, 1 मिनट में आप जो है वो कुछ भी परचेज कर सकते हो। नई से नई चीज आ रही है, कंपटीशन है, उस ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया। डिजायर्स ही खत्म नहीं होंगी, टेम्पटेशंस होती जाएंगी। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मिट्टी सन ऑफ एडम का पेट भरेगी, आदम के बच्चे का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी जब वो मर जाएगा, जब वो फौत हो जाएगा, अदरवाइज उसका पेट कुछ नहीं भर सकता। अगर बंदा टेम्पटेशंस पे अमल करने में आए तो देयर इज नो एंड टू इट। एक टीवी सीरीज आई, उससे अगली आई, फिर उससे अगली आई, फिर उससे अगला कॉन्सेप्ट आया, फिर एक मूवी आई, उससे अगले पाई लेवल की मूवी आई, उससे अगले लेवल की मूवी आई, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ टेम्पटेशंस। फिर जो आजकल ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसकी टेम्पटेशंस। सो ऑल दीज टेम्पटेशंस ये हम पे कुछ इस तरह से हावी हुई हुई हैं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं which is an age of dopamine, which is selling dopamine to us। इस दौर में जो रेजिस्ट कर जाएगा और इस दौर में जो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बिल्ड कर लेगा वही कामयाब है और वही दज्जाली फितने से बचेगा। यहाँ पे मैं दज्जाली फितने को भी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जाहिर है कि दज्जाल को भी रेजिस्ट करने के लिए आप में वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अ माइंड ऑफ योर ओन। वो बंदा जिसका माइंड उसका अपना नहीं है, जिसका माइंड उसके फ्रेंड्स का माइंड है, जिसका माइंड उसके ड्रामा सीरियल्स का माइंड है, यानी वो बात जिस तरह करता है वो उसने कहाँ से सीखा है, वो उसने उन एक्टर्स से सीखा है, सेलिब्रिटीज से सीखा है, उसका अपना कोई माइंड नहीं है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो बंदा बहुत मुश्किल है कि दज्जाली फितने से बच सके, क्योंकि ना वो किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, ना वो कुछ चीज़ खाते हुए सोचता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। जो उसे मिल रहा है वो कर रहा है और बेवकूफ़ी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कि वो केयरलेस पर्सनैलिटी है और वो कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि थोड़े से सीरियस हो जाएं, अपनी पर्सनैलिटीज़ पे रहम करें, अपने माइंड पे रहम करें, अपने आप को अच्छी चीज़ें फीड करें, ये देखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और इसका बहुत ख्याल रखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। अदरवाइज आप में वो लाइफ स्किल्स कभी बिल्ड नहीं होंगे, कभी भी बिल्ड नहीं होंगे कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर सकें। ओके, हैविंग सेड इट, परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि इन बातों से आप होपलेस हो जाएं, परेशान हो जाएं। ये बातें बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये टॉपिक कितना सीरियस टॉपिक है, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो रही सही से तो फिर लाइफ की सिचुएशन उसे बहुत मारेंगी और वो बहुत मार खाएगा। सो टुडे इंशाल्लाह व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम साइकोलॉजी एस्पेक्ट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्विकली आपको बताता हूँ। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जो सबसे फेमस भी है और सबसे ज़्यादा कह लें कि हावी भी है, बहुत देर के लिए हावी भी रहा, दैट इज़ साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट, जो फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड का स्कूल ऑफ थॉट है। सिगमंड फ्रूइड के मुताबिक पर्सनालिटी जो है
वो इनर डिजायर्स और अनकॉन्शियस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सबकॉन्शियस ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है जो कि छुपा हुआ पार्ट है। उसके इनर थॉट्स हैं जो कि ऐसे थॉट्स हैं जो वो सबके सामने नहीं ला सकता। उसकी सोचें, उसके ड्रीम्स और उसके वो सबकॉन्शियस में जो कुछ जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि आप एक मूवी देखते हैं और उस मूवी से सिर्फ आपने एंटरटेनमेंट ली है, तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। वो मूवी, वो टीवी सीरीज आपके सबकॉन्शियस पे वो इफेक्ट करती है जाके। सब्लिमिनल साइकोलॉजी जरा सर्च आउट कर लें गूगल पे, सब्लिमिनल साइकोलॉजी। सब्लिमिनल मैसेजेस की साइंस एक बार पढ़ लें। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ना ये कोई मौलवी की बात है। ये बात साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि सब्लिमिनल मैसेजेस किस लेवल पे जाके आपके अनकॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं, आपकी हिडन सोचों को अफेक्ट करते हैं। और जाहिर है कि फिर वो सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी में भी शो होता है। एक इंसान जो है वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है, एक इंसान जो है वो सुस्त होने लग जाता है बैठे बैठे, एक इंसान जो है वो सोच सोच के, जाहिर है जो ईवल उसके अंदर जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, वो उसकी पर्सनैलिटी में नहीं आएगा? वो उसके थॉट्स को अफेक्ट नहीं करेगा? 100% करेगा। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस जो कि हिडन पोर्शन है, और उसने एग्जांपल कुछ इस तरह से दी कि जैसे एक आइसबर्ग है, उसकी जो टिप है वो समंदर के बाहर है, सी के बाहर है, और जो नीचे है वो बहुत ज़्यादा पोर्शन है। तो वो वाला जो पोर्शन है वो असल में अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, वो सबकॉन्शियस है इंसान का। और वो कहाँ से सबकॉन्शियस बिल्ड हो रहा है, जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, जो चीज़ें वो देख रहा है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप पे इफेक्ट नहीं भी हो रहा, इस लेक्चर के बाद मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप 100% इन बातों पे अमल करने लग जाएंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये बातें जा रही और कभी ना कभी ये सबकॉन्शियस की बातें आपको अफेक्ट जरूर करेंगी, स्पेशली जब इनकी जरूरत होगी। ये जरूर आपको याद भी आ जाएंगी और आपको आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट भी करेंगी। ओके, सो उसने जो एक और बात की वो ये थी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई हो। उसके लिए उसने जो 5 स्टेजेस बताई, वो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, उसको मैं स्किप करूंगा। लेकिन उसने जो बेसिकली पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स बताए, ईद, ईगो, सुपर ईगो, ईद आईडी, ईगो ईजीओ एंड सुपर ईगो। वो उसने क्या बताया कि ईद जो है वो रॉ पार्ट है इंसान का। मिसाल के तौर पे एक बंदा चाइल्डिश एक्ट करता है, वो बड़ा हो चुका है लेकिन अभी तक वो उसकी चाइल्डिश डिजायर्स हैं, उसका बिहेवियर चाइल्डिश है। चाइल्ड का क्या बिहेवियर होता है कि बच्चा सिर्फ अपना सोचता है, बच्चे को हर चीज चाहिए। बच्चे में ये अकल नहीं है कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। उसकी पर्सनैलिटी ये है कि बस मुझे हर चीज चाहिए, और जो मुझे देगा वो मेरा दोस्त है, और जो मुझे नहीं देगा तो वो मेरा खैर खा नहीं है। हालांकि वो ये नहीं देख सकता कि जो मुझे नहीं दे रहा वो भी किसी न किसी सेंस में मेरा खैर ख्वाह है, क्योंकि वो मुझे हार्मफुल चीज से दूर कर रहा है। बट एनीवे, बच्चे को एहसास नहीं होता। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी अभी तक बच्चों वाली है, यानी उन्हें गुस्सा भी बच्चों वाला आता है, उन्हें जो है वो डिजायर्स भी उनकी बच्चों वाली हैं, और उनका जो टेम्परामेंट है वो भी अभी तक बच्चों वाला है। इसका मतलब है कि उनका पर्सनैलिटी लेवल अभी तक ईद पे है। ये मैं आपको फ्रूइड का व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये व्यू 100% करेक्ट है, जाहिर है हर थ्योरी पर क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। एनीवे, उसका पर्सनैलिटी का जो पार्ट है वो ईद है, अभी तक वो ईद से ही नहीं निकला। आईडी ईद से ही नहीं अभी तक निकला। वो ईगो और सुपर ईगो की तरफ गया नहीं है, या ईगो और सुपर ईगो जो है वो डोरमेंट है। जहां तक बात है कि सुपर ईगो उसके मुताबिक इंसान का वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का जो उसे अनरियलिस्टिक बातें करवाता है उसके मुताबिक। और अनरियलिस्टिक बातें ये हैं कि मिसाल के तौर पे कि इंसान मोरालिटी को लेकर या इंसान जो है वैल्यूज को लेकर बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाए, ओके, यानी दरवेश बन जाए। तो उसने कहा कि ईद और सुपर ईगो को जो चीज सेट करती है वो ईगो है। ईगो रियलिस्टिक होती है, और ईगो जो है वो इंसान को एक कंपोज्ड वे में एक्ट करवाती है। ये उसका व्यू है। ओके, मैंने आपको सिर्फ उसका व्यू बताया कि ईद, ईगो और सुपर ईगो।
तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे जो बंदा सुपर ईगो में है और उसकी सुपर ईगो उस पे हावी है, तो वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा अनरियलिस्टिक होगा। ये कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी के कुछ पर्सपेक्टिव्स बता के एंड में जो डिस्कशंस करूंगा उस पे आप गौर कीजिएगा। एनीवे, आगे चलते हैं। तो बहरहाल ये है साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कि हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हमें बहुत इफेक्ट करते हैं और हमारे थॉट्स और हमारी अनकॉन्शियस पार्ट जो है माइंड का, वो हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्ट करता है असल में। ओके, और वो अनकॉन्शियस माइंड जो कि सबकॉन्शियस का हिस्सा है, वो बिल्ड हो रहा होता है। जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उस हमारे सबकॉन्शियस में जा रही होती हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ अफेक्ट। इसको मैं इस्लामिक साइंस में अगर बयान करूं तो वसवसे, जो वसवसे इंसान को आते हैं, और अगर उन वसवसों को वो एंटरटेन करने लग जाए, हर वसवसा एंटरटेन करने वाला भी नहीं होता, ये भी बात आप समझ लें। कुछ लोग हर वसवसे को एंटरटेन करते हैं। तो भाई वसवसा होता ये जिसे वार्ड ऑफ करना होता है औज़ बिल्लाह पढ़ के। मुझे कितने वसवसे आते हैं, लोगों को कितने वसवसे आते हैं, ठीक है, सबको वसवसे आते हैं। अब ये तो मतलब नहीं है ना कि इंसान अपने वसवसों को एंटरटेन करने लग जाए। जब एंटरटेन करेगा तो शैतान मजीद उस पर हावी होगा। तो हम जुबान पे जब हर वसवसा, हर नेगेटिव थॉट ले आते हैं बजाय कि उसे वार्ड ऑफ करने के, तो ये चीज़ फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। एनीवे, ये तो साइकोडायनामिक अप्रोच है। बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी है कि इंसान का एनवायरनमेंट उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट गुजरे उन्होंने तो टोटली इनकार किया है सबकॉन्शियस का भी, अनकॉन्शियस फोर्सेस का भी। उन्होंने बायोलॉजिकल कॉजेज का भी इनकार किया। उन्होंने कहा है कि मुझे 2 ट्विन्स दें। वो एक जो साइकोलॉजिस्ट था आइवन पावलोव गालिबन, उसने ये कहा था कि मुझे आप 2 ट्विन्स दें, एक को मैं चोर बना के दिखाऊंगा, बुली बनाकर दिखाऊंगा, गैंगस्टर बनाकर दिखाऊंगा, एक को मैं डॉक्टर बनाकर दिखाऊंगा। क्यों? दोनों का माहौल मैं डिफरेंट रखूंगा, यानी उसने क्लेम किया। और आई थिंक देयर वर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। उसने इससे ये साबित करने की कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट इंसान को इफेक्ट करता है, उसका एनवायरनमेंट उसे इफेक्ट करता है। तो यस, दिस इज अ यूजफुल थ्योरी एज वेल। डेफिनेटली इंसान का एनवायरनमेंट उसकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करता है। आप खुद देख लें, जब आप ऐसे लोगों में रहें, ऐसे दोस्तों में रहें जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाएगी, नॉन सीरियस सी बन जाएगी। जब आप थीटों में रहना शुरू कर दें, जिन्हें थीटे कहते हैं, जो सीरियस किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, आप वैसे एट्रीब्यूट्स आप में आने लग जाएंगे। आपकी अचानक आदत बदलना शुरू हो जाएंगी। आप जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे उस इंस्टीट्यूट का क्या कल्चर है, जिस सेक्टर को आप ज्वाइन करेंगे, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी का क्या कल्चर है, उस कल्चर के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी शेप अप होनी शुरू हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो यस, एनवायरनमेंट भी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। इसीलिए घरों का माहौल बहुत ज़रूरी, घरों का माहौल अच्छा हो। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुई और वो रिसर्च ऐसी थी कि उन्होंने आई थिंक 1200 बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की। गरीब के बच्चे भी थे, अमीर के बच्चे भी थे, यानी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी पुअर थी वो बच्चे भी थे और जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हायर थी वो भी उसमें थे। एंड दे सॉ देयर ब्रेन स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, एंड समहाउ दे वर एबल टू आइडेंटिफाई के गरीब का जो बच्चा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी पुअर है या जो लोअर क्लास से आ रहा है बच्चा, वो बच्चा हर वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से उसका कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। कोर्टिसोल हार्मोन इज द इमरजेंसी हार्मोन विच प्रिपेयर्स अस फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। उसका वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है क्योंकि उसमें फियर बहुत ज्यादा है उस बच्चे में। उस बच्चे में क्यों इतना फियर है? क्योंकि लोअर क्लास में ज्यादातर फैमिली कल्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है कि हर वक्त घर में लड़ाई हो रही होती है। और पाकिस्तानी कल्चर में, अल्लाह माफ करे, माँ और बाप में लड़ाई आपस में, माँ बाप बच्चों के सामने लड़ रहे होते हैं, छोटे से बच्चे के सामने। बाप जब चला जाता है तो वालिदा इन सम केसेस पॉइजन करती है उस बच्चे को, बाप के बारे में, बाप के खानदान के बारे में। छोटा सा बच्चा फैमिली पॉलिटिक्स की बातें सुन रहा है, छोटा सा बच्चा जिसकी अभी खेलने की उम्र है, वो उस माहौल का शिकार हो चुका है कि वो बेचारा
हर वक्त ये सुन रहा है कि माँ ऐसी है या बाप ऐसा है या भाई बड़ा भाई ऐसा है, या रिश्तेदारों की बुराइयां सुन रहा है, या लोअर क्लास में कभी कोई मसला आ गया, कभी पानी आना बंद हो गया, कभी जो है वो राशन आना बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो घरों का माहौल वो नहीं है जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अपर लेवल पे आती हैं उनका जैसा घरों का माहौल है, जिस वजह से उस बेचारे का हर वक्त कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, और ज़्यादा मिकदार कोर्टिसोल की है। उसकी वजह से थायरॉक्सिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक रहा है, क्योंकि कोर्टिसोल जब रिलीज होता है तो थायरॉक्सिन की ग्रोथ जो है वो थायरॉक्सिन जो है वो निकलना बंद हो जाता है। तो वो बेचारे का चूंकि थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा तो उसकी मेंटल ग्रोथ एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ हैम्पर हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, वो फिजिकली भी फिट होते हैं, और जाहिर है कि उनकी मेंटल ग्रोथ और उनका आईक्यू भी कुछ बेहतर होता है। ओके, इल्ला ये कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस आर देयर, डेफिनेटली देयर, बट यूजली यही होता है कि उनकी ये दो चीजें जो है वो बेहतर होती हैं लोअर क्लास से। रीजन क्या है? रीजन ये कि उनको खाने पीने को मिल रहा है, उनके घरों में टेंशन वाला माहौल नहीं है, कुछ एजुकेशन की वजह से वहां पर वो ये जहालत भी नहीं है कि माँ बाप में आपस में बच्चों के सामने इख्तलाफ होता हो, लड़ाई होती हो, एक दूसरे को कोसना होता हो, रिश्तेदारों की बातें होती हो, फैमिली पॉलिटिक्स होती हो, वगैरह वगैरह। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटीज को। वो लोग जो ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जहाँ हर वक्त बचपन में उन्होंने लड़ाइयाँ देखी हैं, उनकी पर्सनैलिटीज में फियर और इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हैविंग सेड इट, परेशान नहीं होना। मैं ऐसे ऐसे चीतों को भी जानता हूँ जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन अब वो चीते हैं। अब उनकी अपनी फैमिली का कल्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने आप को इस बात पे डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं होने दिया कि चूंकि मैं ऐसी फैमिली से आ रहा हूँ या चूंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ लिहाजा मैं तो गया। वो हर वक्त तकदीर को या माँ बाप को नहीं कोसते रहते। ये भी गलत बात है कि माँ बाप को कोसते रहना, फैमिली एनवायरनमेंट को कोसते रहना कि नहीं जी मैं तो आया ही ऐसे एनवायरनमेंट से हूँ, हमारे घर में तो सुकून ही कभी नहीं था, वगैरह वगैरह। मेरी पर्सनैलिटी में तो अब फियर और इनसिक्योरिटीज बिल्ड हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्ड हो चुकी हैं, लेकिन उसका हल भी तो हमने निकालना है ना, उसको सॉल्व भी तो हमने करना है। तो आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे, आप सॉल्व करने की तरफ आएंगे। और अगर तो वो माहौल बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, तो उस माहौल से किस तरह दूर हुआ जाए आप इस पे भी सोचेंगे। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक आपका एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटीज को। सो यू हैव टू बी श्योर कि आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट अच्छा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सिर्फ आपके कमरे में अगर किताबें पढ़ी हों या इस्लामिक बुक्स पढ़ी हों, या आपके कमरा साफ सुथरा हो और आपके कमरे में कुछ ऐसी चीजें हों जो प्रोडक्टिव हैं, सिर्फ ये चीजें रखने से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बिलीव यू मी। आपके कमरे में जाए नमाज बिछाओ, आपका कमरा साफ सुथरा हो, साइड साइड पे बुक्स पड़ी हो, ओके। व्हाट अबाउट दैट रूम जिसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं, गंदे किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ओके, और जिसमें सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उस कमरे की एनर्जी ही मुख्तलिफ होगी। उस कमरे में जो रह रहा है उसकी पर्सनैलिटी हर वक्त वो ये चीजें देखता है, हर वक्त उसकी नजरें इन चीजों में पड़ रही हैं। ठीक है, डेकोरेशन के लिए लगाया वो एक अलग बात है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है बंदे की पर्सनालिटी को। इसलिए यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड थिंग्स, विद गुड पीपल। और जाहिर है कि एक चीज़ और कि ये जो मैंने सफाई की बात की ना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने कमरे को साफ सुथरा रखना, अपनी बेड शीट को चेंज करते रहना, और ख़ुद से करना, और ज़्यादा खिलारा ना डालना अपने कमरे में, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एनवायरनमेंट को साफ रखने का हिस्सा है। और ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी को। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी जो है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो ये कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी उसकी सोच से बिल्ड होती है। जिस तरह के थॉट्स हैं, जिस तरह का उसका थिंकिंग पैटर्न है ओवर द ईयर्स, वो थिंकिंग पैटर्न कैसे बिल्ड हुआ, वो थिंकिंग पैटर्न बिल्ड करने की एजेंसीज हैं, जिसमें मीडिया है, फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस तरह वो उसके कॉग्निशंस को, यानी उसके थॉट्स को, उसके थॉट पैटर्न को बिल्ड कर देंगे, वैसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत ब्रेव है। वो ब्रेव इसलिए क्योंकि वो बचपन से ब्रेव लोगों की स्टोरीज पढ़ता है,
बचपन से उसके पेरेंट्स उसे ब्रेव लोग आइडियल बनाते आए हैं। ओके, सो उसकी पर्सनालिटी में रिस्क टेकिंग बहुत है, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा है, उसका थॉट पैटर्न जो है वो ब्रेवरी की तरफ माइल है। ओके, इसी तरह सिमिलरली एक बंदा जो है बहुत कंपोज्ड है। वो कंपोज्ड इसलिए क्योंकि उसकी कॉग्निशंस, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी उसे कंपोज कर देता है। ओके, इंटरप्रिटेशंस करके, रीजनिंग देकर, वगैरह वगैरह, बिकॉज दैट पर्सन since childhood has been thinking a lot, and that person is somehow able to find solution to different problems because उसके पेरेंट्स ने उसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाला था, और उसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में डाला था या ऐसी सिचुएशंस में डाला था कि दिस पर्सन नोज हाउ टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि अब आपके साथ या हमारे साथ नहीं हुआ तो हम तकदीर को ब्लेम करने लग जाएं कि ये क्या बात हुई। देर इज ऑलवेज अ स्टार्ट। ओके, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बेडेड रहती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन वो कर्ब हो जाती हैं, वो डोरमेंट हो जाती हैं। सो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके मुताबिक कॉग्निशंस बहुत इफेक्ट करती हैं। इफ़ यू आर अमंगस्ट पॉजिटिव पीपल हु आर टॉकिंग पॉजिटिवली, who are giving positive things to you, your personality will become positive. If you are amongst hopeless people, negative people, okay, you're always talking negatively, या फजूल किस्म के लोग जो जिनके पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय लड़की के या सिवाय जो है वो ब्रांड्स के और गैजेट्स के, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स जो बनेंगे वो आपको बेहतर पता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो आपका फेसबुक का होम पेज है, जो आपकी वॉल है, वहाँ पर आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव हैं। ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एक मिसाल है ना कि मिसाल मैं खैर देना नहीं चाहता, थोड़ी ऑफेंसिव हो जाएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग के पास अब सोशल मीडिया आ चुका है जिनको ना कोई नॉलेज है, ना उनको कमेंट्स देने आते हैं, बस दे जस्ट लाइक टू टॉक। कोई पॉलिटिकल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई इकोनॉमिक इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई सोशल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा। सिवाय गालियों के, सिवाय नेगेटिव कमेंट्स के, सिवाय कोसने के, सिवाय हर वक्त क्रिटिसिज्म के, और उनके पास कुछ नहीं होता है। तो अगर आपकी नज़रों से उनके स्टेटसेस गुजर रहे हैं और उनकी चीज़ें शेयर हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो हाइड कर दें। अनफ्रेंड अगर नहीं कर सकते तो हाइड कर दें। अपनी फेसबुक वॉल को पाक कर लें, अपने जो होम पेज है उसको साफ सुथरा रखें। ऐसे लोग की चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो अच्छा व्यू दे रहे हैं, ओके, वगैरह वगैरह। हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस करना एक अलग बात है, लेकिन दैट शुड बी एकेडमिक क्रिटिकल एनालिसिस। वो फुलिश क्रिटिकल एनालिसिस ना हो, गार्बेज ना हो, ओके, बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट, यू नो दिस। दैट्स व्हाट कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट सेज। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, इट सेज दैट पर्सनालिटी इज इफेक्टेड बाय, मिसाल के तौर पे, इंसान की जो अंदर की इनर मोटिवेशन होती हैं। हर इंसान में एक बहुत बड़ा इंसान है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इंसान के अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सके, ओके, और वो अपनी पर्सनालिटी को खुद जो है वो चेंज कर सके। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट टॉक्स अबाउट इनर क्वालिटीज, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, ओके। वो जो अशरफुल मखलूकात सॉरी, वो जो अशरफुल मखलूकात वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो खुदी वाला कॉन्सेप्ट है कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू मोटिवेट यू, यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। एंड सम ऑफ व्हाट दे से इज वेरी मोटिवेशनल रियली, कि वाकई ही इंसान के अंदर खुद ऐसी ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप को पहचानें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं। जब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देम, इंसान की जो इनर क्वालिटीज हैं जो दब चुकी हैं, जो इनर पोटेंशियल है जो दब चुका है किसी वजह से, किसी हालात की वजह से, उसको बाहर निकालें। जब वो बाहर निकलेगा, आप अपने आप से गुफ्तगू करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को थपकी देंगे, शाबाशी देंगे, ओके।
आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आप ऐसे काम करेंगे जिसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एस्टीम बढ़ते बढ़ते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाएगी, अब्राहम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि खुद ही का कॉन्सेप्ट है। और फिर आप इतने बरी हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोगों से, प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई भी चीज आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी जिस तरह से आम बंदे को इफेक्ट करती है। क्या रीजन है कि बड़े बड़े लीडर्स हर मुसीबत से गुजर रहे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट इनकी परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ दैट ये हर चीज को जो है वो हर चीज से गुजर बसर भी कर रहे होते हैं, और इनका काम भी चल रहा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। दीज पीपल हैव एक्चुअली रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सेल्फ एस्टीम की हाईएस्ट स्टेट है। और वो कैसे आई? इन लोगों ने खुद अपना इनर पोटेंशियल रियलाइज किया कॉन्फिडेंस के थ्रू, एस्टीम बिल्ड कर करके। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट ऑफ हाउ आवर पर्सनैलिटी इज शेप्ड अप। फिर ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें, ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी ये कहती है कि इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ सर्टेन ट्रेट्स होते हैं जो बिल्ड होते हैं ओवर टाइम। और वो बिल्ड कैसे होते हैं? बाय इंटरेक्शन विद डिफरेंट एजेंसीज। ओके, या कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी होते हैं। मैं आपको 16 ट्रेट्स बताता हूँ और उनके ऑपोजिट ट्रेट्स भी बताता हूँ, और ये ट्रेट्स हर इंसान में होने चाहिए। और ऑपोजिट ट्रेट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपोजिट ट्रेट्स क्या है। 16 पर्सनालिटी टेस्ट एक है, 16 फैक्टर्स, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ओके, ये क्वेश्चन है 16 पर्सनालिटी टेस्ट, ये एक वेबसाइट भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फैक्टर सिंबल ए है आउटगोइंग, और जाहिर है कि इसका ऑपोजिट है रिजर्व्ड। कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं। उन्हें घर में रहना पसंद होता है, उन्हें ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं होता। कुछ लोग को चैन ही नहीं आता, नींद नहीं आती जब तक वो सोशलाइज ना करें, आउटगोइंग ना हो। और ऐसे लोगों को जाहिर है कि क्वारंटाइन में बड़ा मसला हो रहा होगा। पर्सनालिटी सिंबल, फैक्टर सिंबल बी इज मोर इंटेलिजेंट एंड लेस इंटेलिजेंट। अगेन, कुछ लोग का आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग का आईक्यू लो होता है। कुछ लोग एक चीज़ से वो चीज़ें अखज़ कर लेते हैं जो आम बंदा अखज़ नहीं कर पाता, विच मीन्स दैट दे आर ऑन अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, देन अदर्स। Then personality factor, next personality factor is stable and emotional, and the opposite is nervy। कि इमोशनली वो स्टेबल होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी होती है, यानी हर बात में वो घबरा नहीं जाते हैं। और कुछ लोग नर्वी होते हैं, दे बिकम नर्वस, दे बिकम एंग्जियस, ओके, एट लिटिल थिंग्स। ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एक साइड पे ये वाले ट्रेट्स हैं, दूसरी साइड पे इनके ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का ये मतलब नहीं है कि आप में को बहुत बड़ी खामी है। भाई, कोई भी नर्वस हो सकता है, कोई भी एंग्जियस हो सकता है, किसी की भी पर्सनालिटी नर्वी हो सकती है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखते हुए हमने उन चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट असर्टिव, एंड इसका ऑपोजिट है हम्बल। कुछ लोग बहुत असर्टिव होते हैं। ओके, असर्टिव से क्या मुराद है? स्पेशली जब वो लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, वो कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन में होना चाहिए, और इंशाल्लाह आई विल बी फॉलोइंग यू अप। और दिस इज एन असर्टिव स्टाइल। ओके, कुछ पेरेंट्स बहुत असर्टिव होते हैं, वो अपने बच्चों के सामने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बिकॉज बचपन से उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्ड हुई है कि उनमें असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो बंदा मैनेजेरियल पोजीशन पे, जब तक वो असर्टिव नहीं होगा, असर्टिव होने का मतलब रोबदार और बदतमीज नहीं है। जो रोबदार की डेफिनेशन हमारे कल्चर में वो नहीं है कि गर्दन में सरिया डाल के फिरते रहें और जिसको देखें उसको गाली भी दें और उसको जो है वो अच्छा खासा कोसें भी, बेइज्जती भी करें। असर्टिव होने का मतलब है कमांडिंग, कमांडिंग पर्सनैलिटी, कि आपने एक चीज कह दी है तो वो होनी चाहिए। ओके, ऑन द अदर हैंड देर आर सम पीपल हु आर वेरी हम्बल। ओके, उनका लीडरशिप स्टाइल भी ऐसा होता है। दीज पीपल में से कि यार ये काम मैंने तुम्हें दिया है तो अगर हो सके तो कर लेना, देख लो, अगर कर सको तो कर दो, और 3-4 दिन में कर देना, फिर इंशाल्लाह ठीक है। वो इस तरह से कहते हैं। और ये अगला बंदा फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, वो ये सोचता है कि चलो अगर ना भी किया तो इसने कौन सा मुझे कुछ कहना है या डांट पड़ जानी है। सो ये भी पर्सनालिटीज का डिफरेंट होता है। कुछ लोग असर्टिव होते हैं, कुछ लोग हम्बल होते हैं।
हम्बल होने का ये मतलब नहीं कि उसमें कोई खामी है, बस वो एक बड़ा हम्बल किस्म का इंसान है। और मैनेजेरियल लेवल पे खामी तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा सच खामी नहीं है कि हम कहें कि इंसान ही अच्छा नहीं है। हैप्पी गो लकी, some people are happy go lucky. They find positivity in everything. They always want to be happy. Even when people are down, they try to be happy. They try to cheer up everyone. Okay, जैसे आपने मूवीज में टर्म सुनोगे हैप्पी गो लकी, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर सोबर, इसके ऑपोजिट, दे हैव अ वेरी सोबर पर्सनालिटी, चुप चुप खामोश खामोश रहते हैं, सीरियस होते हैं, हैप्पी गो लकी नहीं होते हैं। ओके, उनके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है, रियलिटी पसंद होते हैं, वगैरह वगैरह, पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। देन देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कॉन्शाइंटियस। व्हाट इज meant by conscientious? These people have a very high level of morality and consciousness. ये वो लोग हैं कि जो लोग, अगर बॉस मौजूद नहीं है एक जगह या कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, फिर भी रूल्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। और ये चीज़ इंटरव्यूज के दौरान, और यकीन करें कुछ कंपनीज के टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चनर डिज़ाइन हुआ होता है, वो उनकी कॉन्शाइंटियसनेस को भी देख रहा होता है, राइट। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई इंटरव्यूअर ने अपने इंटरव्यूज से ये पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सिम बेचने के लिए दूं, इस सिम की असल कीमत है 50,000, और ये सिम तुमने 2 लाख में बेचनी है, सम हाउ एग्जैजरेट करके, जो भी झूठ बोलना है करना है तुमने, और 50,000 तुम्हारे, 50,000 मेरे, और 50,000 प्रॉफिट कंपनी का। तुम भी खुश, मैं भी खुश, कंपनी भी खुश। अब मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, वो तरीके बताएंगे कि हाँ 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 जॉब लग जाएगी, अच्छी बात है, 50,000 मुझे भी आ जाएगा, चलो इसको इस तरह करें कि मैं इस तरह बेचूंगा, उस तरह करूंगा, ये झूठ बोलूंगा, ये एग्जैजरेशन करूंगा, समहाउ मैं अगले को फंसा के ये बेच दूंगा। However, people with high conscientiousness will ask the question that why? Why do I need to sell this for 2 lakh? And why should I lie? Okay, you understanding my point? कि वो लोग जो हायर लेवल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे होते हैं। और एक्सपीडियंट, इसका जो ऑपोजिट है, दैट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मीन्स कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्दो पॉसिबली इमोरल, राइट। ये लोग जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, कहते हैं कि यार पैसा तो आ रहा है ना, प्रैक्टिकल बनो, मोरालिटी किसने देखी, ऑनेस्टी को कौन पूछता है भाई, बस कामयाब होना चाहिए ना, कामयाबी आ रही है, पैसा आ रही है, अगर तुम्हारी बातें मानेंगे तो गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग होते हैं who try to be very practical, even though उनकी practicality immoral भी हो, they don't care, immoral है so what. So these expedient personalities, unfortunately, they are controlling our affairs, okay, as MNAs, as government officials. So I hope you understand my point. Next, uh, then there is this personality trait, bold and shy. Who are the bold people? Bold people are risk takers. Bold people can confront anyone without any fear. वो कहीं कभी भी जाके किसी को कन्फ्रंट कर लेते हैं, ठीक है। दे नो हाउ टू कन्वे देयर पॉइंट, बट समटाइम्स दीज बोल्ड पीपल कैन बी बदतमीज एज वेल। एंड शाय ऑन दी अदर हैंड, शाय का यहाँ पे मुराद हया नहीं है, इस्लाम वाली शायनेस नहीं है। शाय से मुराद है कि वो अपने अंदर ही जज्बात को छुपाते हैं, वो बात नहीं कर पाते, और वो अपने पॉइंट को, दे आर नॉट एबल टू गेट अक्रॉस देयर पॉइंट टू द अदर पर्सन, राइट, एंड दे आर शाय टू फेस पीपल, दे आर शाय टू टॉक इन अ गैदरिंग। ये पर्सनैलिटी की एक टाइप होती है। टेंडर माइंडेड एंड टफ माइंडेड। टेंडर माइंडेड यानी कि सिचुएशंस को कामली डील करना, सिचुएशंस को मैनेज करना। टफ माइंडेड, हर सिचुएशन को जो है वो एक ख़ास पैरामीटर से देखना और डांट डपट करना बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि हर चीज़ में कीड़े निकालने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह। ये भी 2 पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। सस्पिशियस एंड ट्रस्टिंग। सस्पिशियस से मुराद के बहुत ज़्यादा शक्की होना, उसके पीछे ही बहुत से फैक्टर्स होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स से आप ट्रस्ट करके ब्रेक हुए होते हैं,
तो आप खुद शक्की बन जाते हैं, सस्पिशियस बन जाते हैं, इजीली ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन बैड एक्सपीरियंसेस को, उन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, जो सबकॉन्शियस में रच बस गए होते हैं, उनको समहाउ आप सॉल्व नहीं कर पाए होते। ओके, तो वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा रहती हैं और आपके बिहेवियर को, आपके एक्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। So, suspicious का opposite है trusting. Some people are so trusting that they easily trust anyone. Okay? दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठोकरें भी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रस्ट कर लेते हैं। सो दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए, ना इतना ज़्यादा सस्पिशियस होना चाहिए, ना इतना ज़्यादा इजीली ट्रस्टिंग होना चाहिए। इमेजिनेटिव एंड प्रैक्टिकल। Okay, this is also one of the traits. Some people are so imaginative and अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं इतने इमेजिनेटिव हैं कि वो एक अलग ही ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मैं, जब उनसे कोई चीज़ नहीं हो रही होती ना, तो वो फिर एक ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं कि अच्छा चलो ये छोड़ के मैं वेस्ट में चला जाऊंगा, वहाँ से फ़लानी डिग्री कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फ़लाने ये कर रहे हैं, या बिज़नेस कर लूँगा, आजकल सारे ये बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं भी बिज़नेस कर लूँगा और इस बिज़नेस में बड़ा प्रॉफिट है। एक तो बात है ना कि ठोस प्लान होना आपके पास, वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से जान छुड़ाने के लिए ख्याली पुलाव बनाना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और असल चीज़ को छोड़ देना, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि असल चीज़ चूंकि अब आपसे हो नहीं रही, तो उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ इख्तियार कर लेना। मैं कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स ड्रॉप किए जो उनसे नहीं हो रहे थे, और ख्याली पुलाव बनाई कि मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी में जाकर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आज वो जो है वो कॉमर्स और बीबीए की डिग्रीज़ कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने सोचा ये था कि मैं वेस्ट में जाकर ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, जस्ट बिकॉज दे ड्रॉप्ड अ सब्जेक्ट। हैविंग सेड इट, जिसके पास ठोस प्लान है वो एक अलग बात है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सब्जेक्ट ड्रॉप करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक चीज़ से जान छुड़ाना और ख्याली पुलाव बनाते रहना, और फिर एंड में वो चीज़ भी ना करना जिसकी आपने ख्याली पुलाव बनाई थी, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के लिए भी हथियार नहीं है, वेपन्स नहीं है, आप उस चीज़ के लिए भी नहीं है। ओके, आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो चीज़ करने के लिए भी नहीं है जिसकी आप ख्याली पुलाव बनाते रहें। सो इमेजिनेटिव इतना नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए। ओके, इसका ऑपोजिट है बीइंग प्रैक्टिकल, एक्चुअली टॉकिंग टू दोज पीपल हु हैव डन दिस, लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और ऐसी चीज़ों को फॉलो करना जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देंगे, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं। ये तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा ना कि मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर दूं, इस चीज़ से जान छुड़ा लूं, ये चीज़ ना करूं, वो चीज़ ना करूं। और आजकल एक अजीब ही साइंस चली हुई है जिसमें मैं समझता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत गलती है, और सोचे समझे बगैर बात करते हैं। वो कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस सेंटेंस में अंधाधुंध एक्ट करते हुए अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दी, अपनी वेल सेटल्ड डिग्रीज छोड़ दी, अपने थीसिस करना छोड़ दिए कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो पैशन कुछ और है, मुझे तो इसमें मजा ही नहीं आता। एंड टुडे दे आर क्राइंग, एंड टुडे दे नो कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। वाई? बिकॉज वही बातों में आके, भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आपको जिस काम में मज़ा नहीं आ रहा वो आपने करनी नहीं है। आपने जो है अपनी फैमिली नहीं पालनी, आपके साथ सिर्फ क्या आप मुंसलिक हैं या कोई और भी मुंसलिक है? आपके बीवी बच्चे मुंसलिक हैं, उनका क्या कसूर है? आपके माँ बाप मुंसलिक हैं, उनका क्या कसूर है? भाई आपने इतना बड़ा रिस्क लेना है तो उनका ख्याल करके ले। ओके, सो यस, वी कैन फॉलो आवर पैशन, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वी कैन फॉलो आवर ड्रीम्स, बट दो चीज़ें। फर्स्ट, be sure that your dreams and your passion is aligned with Islamic philosophy, okay, is aligned with Sharia। ये गालिबन पर कोई मुझे बताएगा कि मेरी वीडियो और ऑडियो जो है वो आ रही है, क्योंकि आई थिंक इट हैज़ बीन स्टॉप्ड। सो कैन समवन टेल मी कि मेरी वीडियो और ऑडियो क्या आ रही है? लेट मी चेक एज वेल। रिलीज कर रहे हैं, हालांकि because they drop the subject, having said it, जिसके बाद
Okay, I think we are back live. There has been some interaction. अगर कोई कमेंट कर दे यहाँ पर अभी कि क्या बीच में ट्रांसमिशन जो है वो ब्रेक हुई थी, और क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? अगर कोई कमेंट कर दे, आई विल बी ग्रेटफुल. Okay, I think we are back live. सो बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेटिव भी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी देखना चाहिए. ऐसे लोगों में बैठना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो वो चीज़ कर चुके हैं, उनसे भी मशवरा करना चाहिए. और सिर्फ एक चीज़ से जान छुड़ाने के लिए उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. और मैं जो एक बात कर रहा था, जो आई थिंक के बीच में ब्रेक भी हो गई थी गालिबन, कि आजकल एक नया मसला जो चला है, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स का. मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि वो किस ऑडियंस से कहते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में वही चीज़ करें जिसमें जो आपका पैशन है, या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस बात पे अंधाधुंध अमल करके अपनी वेल सेटल्ड जॉब्स, वेल सेटल्ड कैरियर्स और वेल सेटल्ड स्टडीज़ जो हैं वो छोड़ दी, और आज वो लोग पछता रहे हैं. तो इसलिए यू हैव टू सी कि प्रैक्टिकल क्या है. ओके, yes, you have to follow your passion, you have to follow your dreams, but you have to be sure कि your dreams and your passion is number one aligned with शरिया. अगर किसी का पैशन ही गलत है, शरिया के अगेंस्ट है, और सिमिलरली अगर किसी का पैशन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी फैमिली वाले को मसले में डाल रहा है, तो उसे सोचना चाहिए. सेल्फ ऑब्सेस्ड इतना नहीं होना चाहिए. मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि वो एक्टिंग कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो उसके फादर काफ़ी गुस्से हुए इस बात पे. उन्होंने कहा कि इनसे बात करें, चूँकि वो इस्लामिक घराने से हैं. तो मैंने बड़े आराम से उसकी बात सुनी, बड़े प्यार से बात सुनी. मैंने उसे एकदम से डिस्करेज नहीं किया. तो आई नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही हैज़ टेकन ट्रेनिंग्स इन डिफरेंट थिएटर्स ए लेवल्स में. हाउएवर मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड किए. आई मेड हिम थिंक, एंड ही वाज एबल टू थिंक, ही वाज एबल टू सी इट ऑल प्रैक्टिकली. आई सेड कि देखो, मसला एक्टिंग से एज सच इतना नहीं है कि हम तुम्हें ये कहें कि नहीं 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 तुम बर्बाद हो जाओगे, हराम काम है, ये है वो है. व्हाट आई सेड टू हिम वाज के प्यार से मेरी बात सुनो, गौर से लॉजिकली मेरी बात सुनो. असल में ये जो इंडस्ट्री है, मीडिया, ये जो एक्टिंग की इंडस्ट्री है, उन लोगों से पूछो जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, राइट. यू विल सी कि वो लोग तुम्हें बताएंगे कि इट इज़ अ डार्क वर्ल्ड बेसिकली. और लिटरली तुम्हें इस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए बहुत सी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और सेक्रीफाइस नहीं तो दाव पे तो लगाना पड़ेगा, पक्की बात है. तो क्या तुम रेडी हो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए इस इंडस्ट्री में? जब तुम जाओगे तो मुझे छोटी सी बात हो कि इस इंडस्ट्री में इन रहने के लिए तुम्हें शो ऑफ बहुत करना पड़ेगा. तुम्हें हर वक्त ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, बिकॉज इतना कंपटीशन है. तुम्हें ऐसे ऐसे एक्ट्स करने पड़ेंगे जो एक्ट जेब नहीं देते एक मॉरल वैल्यूज वाले इंसान को. तुम्हें पार्टीज का हिस्सा बनना पड़ेगा. तुम्हें जो है वो जाहिर है कि हर तरह के बंदे के साथ डील करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा. सो आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दैट यू हैव, सो मैनी वैल्यूज? क्या तुम वाकई आखिरत को दाव पे लगाने के लिए रेडी हो? सो इसलिए मैं जब उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, कुछ उसे लाइफस्टाइल इमेजिन करवाया, सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल जो है जिसमें बहुत स्ट्रेस भी होता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें समटाइम्स यू हैव टू रिसॉर्ट टू backbiting, sometimes you have to resort to negative competition, right? Or definitely sometimes you have to resort to such things which go against sharia. Are you ready for all this? So he was able to think. तो डेफिनेटली हमने अगले को प्रैक्टिकली सोचने पर मजबूर करना हमें चाहिए, अगले को प्रैक्टिकली. ओके, सो इमेजिनेटिव, दिस इज इमेजिनेटिव थिंकिंग कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं सिंगर बन जाऊंगा, सिंगर्स को देख देख के शौक हो गया. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग,
दिस इज नॉट ईजी। वो जो दुनिया है जहां पर आपको घुसने के लिए, एंटर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो कोई छुपी हुई अब बातें नहीं है। मैं ये नहीं कहता मीडिया में अच्छे लोग नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये कल्चर और ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। ये सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। ओके, देन देर आर सर्टन पीपल हु आर shrewd, and then there are certain people who are forthright. Now who are people who are shrewd and who are people who are forthright? देखिए, shrewd से मुराद है having or showing sharp powers of judgment. Some people, because they have gone through certain experiences, उनकी ग्रूमिंग कुछ ऐसी हुई है कि वो shrewd हैं, they are very good people, very good judge, they can judge things. okay, उनकी जजमेंट बहुत अच्छी है बिकॉज उनके पास वो टूल्स हैं जज करने के। एंड व्हाट बेटर देन इस्लाम, कुरान इस फुरकान अल फुरकान। इसका ये मतलब नहीं है कि जजमेंटल बन जाए। दे आर एबल टू जज सिचुएशंस, दे आर एबल टू जज पीपल, दे आर एबल टू recognize between a good friend and someone who is using them. okay, and then there are certain people who are forthright. and who are those people forthright? forthright वो लोग हैं जो डायरेक्ट हैं, आउटस्पोकन हैं, ठीक है। और ऐसे लोग का बड़ा मुश्किल होता है लोगों के साथ रहना, क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं बगैर सोचे समझे, यानी मुंह पर मारते हैं अगले के बात को। ओके, ये भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। देन देर आर सर्टन, और shrewd वो लोग हैं जो देख के बात करते हैं। ओके, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं। एंड दे जज सिचुएशंस कि कहाँ पर क्या बात करनी है। बड़े ज़बरदस्त स्किल्स हैं ये। एप्रीहेंसिव एंड प्लेसिड। ओके, प्लेसिड कंपोज बंदा, काम बंदा। एप्रीहेंसिव हु इज़ ऑलवेज फियरफुल, जिसकी तबीयत में एक बेचैनी है, जिसकी तबीयत में एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बात से परेशान हो जाना। ओके, और एंग्जाइटी लेने लग जाना, ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। Then there are certain people who are experimenting, and इसका opposite है traditional. Traditional people stick to the lifestyle they are spending. वो ग्रोथ का इतना नहीं सोचते, वो कहते हैं बस जैसे चल रहा है चलने दो, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। एक्सपेरिमेंटिंग रिस्क टेकर्स होते हैं, बचपन से उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत होती है, उन्हें अपने उस कुएं से बाहर निकलने की आदत होती है, ठीक है। सो ये भी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एंड ग्रुप टाइड। सम पीपल दे आर लोन वुल्फ्स, दे लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट। सम पीपल दे लाइक टू रिलाई ऑन अदर्स। उनकी पर्सनैलिटी में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि दे आर ऑलवेज रिलाइंग ऑन अदर्स, तो उन्हें आदत हो चुकी होती है रिलायंस की, तो वो ग्रुप के साथ ही चल सकते हैं, अकेले में उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। सम पीपल दे आर कंट्रोल्ड एंड सम पीपल दे आर कैजुअल। और हमारी जो यूथ की पर्सनैलिटीज़ हैं वो कैजुअल हैं, हर दीनी बात को मजाक में उड़ा देना, ऐसी बातों को जो हम सारी यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना, और कैजुअल एटीट्यूड शो करना कि मैं बहुत बड़ी बला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, माँ बाप भी गलत हैं, ये बाकी लोग भी गलत हैं, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ओके, दिस इज़ अ कैजुअल एटीट्यूड, और फिर ठोकर बहुत खानी पड़ती है। एंड ऑब्वियसली पीपल हु आर कंट्रोल्ड, दे आर वेरी कंट्रोल्ड पीपल, दे हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, गुड कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स, वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं। ओके, और डिसीजंस प्रैक्टिकली लेते हैं। एंड देन टू ट्रेट्स, दैट इज टेंस्ड एंड रिलैक्स्ड। अगेन इसका भी ताल्लुक कंपोजर से है और रिलैक्स रहने का ताल्लुक। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारे जो ट्रेट्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये वो सारे ट्रेट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वो प्लेसिड होते हैं, कुछ लोग जो है वो लैक्स होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स होते हैं, कुछ लोग एंग्जियस होते हैं, कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि जिन एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी के साथ हम मुंसलिक हैं, वो हमें ये एट्रीब्यूट्स जो है वो इंस्टिल कर देते हैं। ये सारा जो साइकोलॉजिकल आज आपको मैंने एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव बताया पर्सनालिटी का, ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप बात कर रहे हैं हया वाले बन जाओ, आप बात कर रहे हैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो, आप बात कर रहे हैं कि जेंटल बन जाओ, लेकिन कैसे बने? तो ऐसे बने कि ये जो एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, इन एजेंसीज को देखें।
अगर आप हर वक्त ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो लोग की ज़ुबान ही बुरी है, जो हर एक को रोस्ट कर रहे हैं, जिनमें कोई मर्सी कंपैशन नहीं है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, जो सिर्फ उनकी नीयत ये है कि कुछ सब्सक्राइबर्स बना के मैं कोई पैसे कमा लूं, चाहे मैं गंद बला लोगों को दिखाता रहूं, जो सिर्फ बैठ कर गेमें खेल रहे हैं और गेमें खेल कर वीलॉग्स बना रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे तो क्या ख्याल है, आप हया वाले बन जाएंगे, आप जेंटल बन जाएंगे और आप में एट्रीब्यूट्स बिल्ड हो जाएंगे? कभी भी नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के बता रहा हूँ कि आपको अपनी फॉलोइंग्स देखनी होंगी कि आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम्स खोल कर देख लें, अपने फेसबुक खोल कर देख लें, अपने फ्रेंड्स खोल कर देख लें, अपनी न्यूज़ फीड खोल कर देख लें, अपना होम पेज खोल कर देख लें कि इन चीज़ों से नज़र गुजर रही है आपकी। और अपने इर्द गिर्द का माहौल एक बार देख लें और अपने फ्रेंड्स को भी देख लें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको किस चीज़ पर इनकरेज करते हैं और वो क्या कर रहे हैं। ओके, और स्पेशली ये जो एज ग्रुप है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो ओ लेवल और ए लेवल का एज ग्रुप है। ये ऐसी एज होती है जिसमें इंसान, बड़े कम लोग कंपोज्ड होते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स इंसान करता है, उन मिस्टेक से सीखता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आप लोगों को जितना गाइड कर सकें, जो हमने अपनी लाइफ में देखा, ए लेवल्स ओ लेवल्स के टाइम में, जो यूनिवर्सिटी टाइम में देखा, उस टाइम के थ्रू हम आपको गाइड कर सकें और आपको सही तरफ की एक डायरेक्शन जो है वो दिखा सकें। और वो सही डायरेक्शन यही है कि जो एट्रीब्यूट्स इस्लाम बंदे में डालता है, जो इस्लाम को प्रैक्टिस करने से इंसान में एट्रीब्यूट्स आते हैं, वही वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प आउट करेंगे। ओके, और उसके लिए लिटरेचर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं तो उसको फिर आप काउंटर कैसे कर रहे हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू सी। ये है प्रैक्टिकल। दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने साइकोडायनामिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी बताई, जो ये कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस हमें बहुत इफेक्ट करता है। हिडन डिज़ायर्स जो हैं हमारी, जो चाइल्डहुड में कुछ हादसात की वजह से, कुछ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे अंदर जो एक गुबार बिल्ड हुआ होता है, हमारा जो शैडो सेल्फ है, जो छुपा हुआ सेल्फ है, जो हमने अभी तक दुरुस्त नहीं किया है, रूट प्रॉब्लम को हमने एड्रेस नहीं किया, वो चीज़ें बार बार हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारी पर्सनैलिटीज़ में हावी होती हैं। सो वी हैव टू फर्स्ट रिजॉल्व दैम। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर किसी का ये पर्सपेक्टिव बन गया है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं और सब दो नंबर है और दुनिया में कोई प्यार मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस बंदे का साइकोडायनामिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी के मुताबिक मसला ये है कि उसकी अपने फादर के साथ कभी नहीं बनी होगी, या उसकी अपने सिबलिंग्स के साथ कभी नहीं बनी हुई, या उसके अपने ब्लड ने उसे धोखा दिया होगा, राइट, या जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच होगा उस बंदे ने उसका दिल तोड़ा होगा। वो चीज़ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। ओके, और उसको उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है, उसको अच्छे इंसान दिखाने की ज़रूरत है और उसको ये रिजॉल्व कराने की ज़रूरत है कि इट्स ओके, हादसा हो जाता है, ये टेस्ट और ट्रायल है अल्लाह की तरफ से। और देखें इस्लाम किस तरह रिजॉल्व कराता है। इस्लाम कहता है फॉरगिव करो, एंगर को जाने दो, अपनी इन नफरतों को छोड़ दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया तो ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल था। सोचें इस्लाम इंसान को किस लेवल पे जाके उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कराता है, राइट। तो ये है साइकोडायनेमिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। और जहाँ तक कॉग्निटिव अप्रोच टू पर्सनालिटी, वो ये है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल एज दैट। कि जो चीज़ आप देखेंगे, जो चीज़ आप पढ़ेंगे, जिस भी पॉजिटिव चीज़ के साथ आप मुंसलिक होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगी। नेगेटिव के साथ होंगे वो आपको नेगेटिव बना देगी, पॉजिटिव के साथ होंगे पॉजिटिव बना देगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी के इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करो, दूसरों को कोसना छोड़ दो कि मेरी ग्रूमिंग सही नहीं हुई, मैं अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़ा, या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा, या जो है वो मेरी किस्मत ही ऐसी है, या हमारे घर का माहौल नहीं अच्छा था। ये बातें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक लूजर्स करते हैं। ओके, हर बंदे के अंदर एक
बला का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को निकालो, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रीच करो, कि खुद ही को रीच करो। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का। और फिर मैंने आपको बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बताया साइकोलॉजी का, पर्सनालिटी बिल्डिंग का, कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटीज़ को। और फिर मैंने आपको ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी बताया कि सर्टेन ट्रेट्स इंसान में ओवर टाइम बिल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, सोशल इंटरेक्शंस एंड दीज एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटी। वो ट्रेट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। आपके क्या ट्रेट्स हैं ये आपने ट्रैक आउट करना है, ठीक है। जो ट्रेट्स मैंने आपको बताए, ये ट्रेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पे। आप लिखें 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्रेट्स आ जाएंगे कि आप आउटगोइंग हैं या रिजर्व्ड हैं, आप स्टेबल हैं इमोशनली या नर्वी हैं, आप असर्टिव हैं या हम्बल हैं, आप हैप्पी गो लकी हैं या सोबर हैं, कॉन्शाइंटियस हैं या एक्सपीडियंट हैं, ओके, बोल्ड हैं या शाय हैं, टेंडर माइंडेड, टफ माइंडेड, सस्पिशियस, ट्रस्टिंग, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। अपने आप को पहचाने ताकि आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकें। जिसने अपने आप को पहचान लिया, यकीन करें उसका आधा मसला हल हो जाता है, आधा क्या पूरा मसला हल हो जाता है, क्योंकि वो बंदे को अब अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता है, अपनी वीकनेसेस भी पता है, और वो फिर दूसरों से मैनिपुलेट नहीं होगा। ओके, उसे अपनी क्वालिटीज़ भी समझ आ जाएंगी, और उसे ये भी समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, बार बार ये मिस्टेक मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ। तो बात ये कि सोचेंगे तो होगा ना। ये बात अब उनसे एक्सपेक्ट करना जो सिर्फ छुट्टियां मना रहे हैं और जिनका विजन सिर्फ लाइफ का ये है कि बैठ कर टिका कर मूवीज़ देखें, टिका कर टीवी सीरीज़ देखें, बैठ कर टिका कर पार्टी करें, ये क्वारंटाइन ख़त्म हो, दोस्तों के साथ मैं एक्सपो सेंटर जाऊं, दूसरों के साथ एम्पोरियम जाऊं, फलाने होटल जाऊं, ये करूं वो करूं, जिनका ये विजन है उनके लिए तो ये सारी बातें मुश्किल हैं। और उनके लिए ज़ाहिर है कि इस स्टेज में पर्सनालिटी बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल है, और डेफिनेटली फिर यही है कि सफरिंग ही होगी आगे जाकर। लेकिन जिनको समझ आ गई, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबको समझ आएगी, वो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को देखेंगे जो मैंने कही है, स्टार्टिंग विद देयर फॉलोइंग्स। इंस्टाग्राम, अपने पूरे सोशल मीडिया को आज क्रिटिकली एनालाइज कर लें, देख लें क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर दें, फजूल चीज़ों को, प्रोडक्टिव चीज़ों को फॉलोइंग में ले आएँ, अपने आप को अच्छी चीज़ों से सराउंड करें। आई होप दिस लेक्चर हैज़ बीन बेनिफिशियल, इट हैज़ अफेक्टेड यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऐसे ट्रेड्स पे बात करेंगे, जैसा मैंने पिछली क्लासेस में बात की, हया हो गई, उस पे बात की, जेंटलनेस पे बात की। लेकिन आज का लेक्चर इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को ये रियलाइज़ हो कि हम किस तरह अपनी पर्सनालिटीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। बड़ा बाबरकत टाइम है, असर से मगरिब का, जुम्मे वाला दिन है। ऐसा टाइम होता है जब दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, जो कि सबसे बड़ी नेमत है। जो बंदा हिदायत पे है वो बंदा दूसरों के लिए नेमत है, वो बंदा अपने माँ बाप के लिए नेमत है, वो बंदा अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नेमत है। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। जो बंदा जिस मुश्किल से गुजर रहा है, जो बंदा जिस भी चैलेंज को फेस कर रहा है, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सीरियस बना दें, और ये जो मुश्किल टाइम गुजर रहा है हम पे, हमारी कौम पे, अल्लाह ताला इसमें आसानी फरमाए हमारे लिए। अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमाए। तमाम इंसानियत के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है वो शिफाए कामला अता फरमाए, और हमें ये जो भी है, अजाब है, टेस्ट है, ट्रायल है, बायो वॉरफेयर है, जो भी है, वट एवर इट इज़, हमें इससे जल्द अज जल्द निजात दे, और अल्लाह ताला हम सब को दूसरों के लिए नेमत बनने की तौफीक अता फरमाए, अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको जो बातें की, मुझे आप सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बहुत से नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जो माँ बाप ज़ाहिर है कि स्ट्रेसफुल हैं अपनी औलाद की वजह से, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनकी औलाद को हिदायत दे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को हिदायत दे। जो अपने सिबलिंग्स की वजह से परेशान हैं, जो अपने पार्टनर्स की वजह से परेशान हैं, वो चाहते हैं
कि वो दीन की तरफ आ जाएं, हिदायत पा जाएं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, अल्लाह ताला उनके लिए कोई हिदायत का बंदोबस्त करें, अल्लाह ताला उनको सही रास्ते की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआएं हैं। और अगेन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व कीना अज़ाबन नार। अभी कुछ टाइम है, आप लोग मज़ीद दुआ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।